तो मुझे पेशेंट को अटेंड करने जाना था एंड ऑलमोस्ट पेशेंट इज़ गेटिंग शिफ्टेड है, तो हम यही देखेंगे। अब दूसरा सवाल जो मोस्ट कॉमन मुझसे पूछा जाता है वो ये है कि कितना समय लगता है ठीक होने में। कई बार ऐसा है कि कंडीशन ज़्यादा ख़राब होती है एंड दे फील कि इसमें जल्दी से जल्दी आराम आ जाए, बट द थिंग इज़ कि ब्रेन जो है ना, ब्लड ब्रेन बैरियर की एक टेंडेंसी होती है कि वो नॉर्मली मेडिकेशंस को, खासकर जो नेगेटिव चार्ज एनायंस हैं, उनको ब्रेन तक नहीं पहुंचने देता आसानी से, और एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। तो जितनी हाफ लाइफ वो पूरी करती जाएगी उतना उसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगा, और जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो उसकी थोड़ी बहुत अमाउंट जो है वो ब्रेन में जाना शुरू करेगी। तो जब तक वो अपने 5 से 6 हाफ लाइफ पूरी नहीं कर लेती तब तक आप उसका पूरा असर आना एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि उसका ड्रग, जो भी दवा आप उसे दे रहे हो, उसका असर पूरा आ जाएगा। तो यूजुअली 10 से 12 दिन इसमें लग जाते हैं। तो इसी टाइम पीरियड में ये होता है कि मैक्सिमम पेशेंट्स का मोर ऑफ ब्रेक थ्रू आउटबर्स्ट हो जाता है, या एकदम से अग्रेसिव एपिसोड हो गया और समथिंग लाइक दैट। मेरा स्टाफ भी ज्वाइन कर रहा है यहाँ पे, राम प्रजापति है, और वो जल्दी वापस से ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। बहुत रेयर होता है कि मैं लाइव आता हूँ, क्योंकि यूजुअली मैं कुछ ना कुछ कर रहा होता हूँ। एंड द थिंग इज कि बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है मेरे यहाँ तक पहुंचने में, और कुछ कुछ लोगों ने बहुत कुछ अच्छा भी सिखाया। एंड द वर्ड्स दैट ऑलवेज रिमेन इन योर माइंड इज व्हाट दे यूजुअली से। जैसे मेरे जो एचओडी सर थे वो ये बोलते थे कि देयर इज अ मेथड टू माय मैडनेस, देयर इज अ मेथड टू एवरी मैडनेस। हर हर मैडनेस का एक एक मेथड होता है। इट्स जस्ट लाइक कि ऐसे ही कोई डिस्टर्ब नहीं हो जाता। दैट इज somehow the reason to find out कि भाई एज ए साइकेट्रिस्ट हम बहुत डिटेल हिस्ट्री लेते हैं। हमारा वर्कअप जो है वो यूजुअली 16 से 20 पेजेस का होता है। हेलो। हेलो। मेरे भाई जो भी काफी एंथुजियास्टिक साइकोलॉजी के और बहुत ज्यादा एविड साइकोलॉजी स्टूडेंट है, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। एंड मेरा स्टाफ है यहाँ पे, राम प्रजापति, वो भी कोशिश कर रहा है, ही वुड बी ज्वाइनिंग सून। रामेश्वर प्रजापति मेरे 90% पेशेंट्स को हैंडल करता है। दैट इंक्लूड्स अग्रेसिव पेशेंट जिन्हें आसानी से हैंडल नहीं किया जा सकता। वो भी ज्वाइन करना होगा। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा हम लोगों के साथ। थोड़ा ऑडियंस की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कैन आई नो आज का एजेंडा क्या है, व्हाट आर वी हियर फॉर एंड व्हाट आर वी गोना डिस्कस? हाँ हाँ, मैं इन जनरल जो है मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों को, बेसिकली क्या है कि आज के टाइम में मेंटल हेल्थ के बारे में हर कोई कुछ ना कुछ बताना चाहता है। बट द थिंग इज कि जब तक कि कोई ऐसा ना बैठा हो जिसने इन चीजों को देखा है वन ऑन वन, या इन लोगों को द वेरी टच ऑफ इंसैनिटी जिसने देखी है, उन लोगों के साथ समहाउ जस्टिफाइड नहीं। क्योंकि एक्सपोजर आप किन लोगों को कैसा दे रहे हो बहुत मैटर करता है। एंड अब जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि गलत एडवाइसेस दे देना, या फिर मॉकिंग मेंटल हेल्थ बहुत कॉमन सा होता जा रहा है। मेरे हिसाब से वी नीड टू होल्ड फ्रंट है कि भाई लोगों को क्या हम एज अ फूड फॉर थॉट दे रहे हैं। कार्तिक।
हैंग हो गया है। हाँ हेलो, सॉरी, आई थिंक रिकनेक्ट करना पड़ा, नेटवर्क नहीं कोई इश्यूज। बात नहीं। तो मैं यहाँ पे एक सेंस ऑफ अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था मेंटल हेल्थ के बारे में, कि हम किस तरह का फूड फॉर थॉट लोगों को दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे कमेंट्स में और एक किसी ने पूछा कि सर नेक्सिटो इस आईएस ले रहा हूँ 1 साल से, छोड़ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, छोड़ नहीं पा रहे हैं, बॉनी है। और हाय यार, बोनी ने इन पूछा। हाँ, बट इनका कंसल्टेशन किसी और डॉक्टर के साथ चल रहा है। ही वांट्स अ चेंज ऑफ रेजिम जिसमें वो इस दवा को छोड़ सके। ठीक है बॉनी, हम आपसे बात करेंगे इस बारे में जल्दी। और लेट्स सी अब वो कैसे इस दवा से वीन ऑफ करना है। और अभी द टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन है कि मेंटल हेल्थ को स्टिग्माटा की तरह क्यों ट्रीट किया जाता है। मेक सेंस। तो आप, कार्तिक, इसमें थोड़ा हमें एनलाइटन करेगा कि ऐसा क्यों है। आई थिंक ओवर टाइम तो अब विद द न्यू करंट जनरेशन कमिंग अप, there's काफी अवेयरनेस अराउंड दिस एंड इट्स नॉट एज हाँ, सिंस 2016-17 जो टाइम स्पेन आया ना, एंड पोस्ट कोविड, इसमें बहुत अच्छा खासा राइज है जहाँ लोग एक्सप्रेसिव हो गए हैं कि हाँ हमें प्रॉब्लम्स हो रही है। बट जैसे अब मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो कि एमपी बॉर्डर एरिया से दिखाते हैं। हालांकि मैं आई वुड बी सेइंग नेम्स है, बट हाँ, तो वो वहां से यहाँ पे इसलिए आते हैं कोटा की तरफ ताकि किसी को पता ना चले। तो थोड़ा सा ये एक इश्यू चलता है। एंड द अदर थिंग वाज कि कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास फोन आता है एकदम से कि सर इलाज चल रहा था और ठीक हो गया था, तो हमने खुद ही दवा बंद कर दी, एंड अब पेशेंट एकदम से अग्रेसिव हो रहा है। बहुत ज्यादा कॉमन है ये। जैसे अभी इलाज चल रहा था, 3 महीने से हमने दवा बंद कर दी, सब ठीक हो गया था, एंड फिर से वापस जीरो से शुरू। तो थिंक इसका एक दूसरा एस्पेक्ट ये है कि मोर देन लैक ऑफ या मोर देन द सेंस ऑफ दिस बीइंग अ टैबू, एक लैक ऑफ अवेयरनेस का एनवायरनमेंट है वेर इन हमारी रोज की डेली लाइफ में थिंग्स हैपन दैट कॉज स्ट्रेस एंड मोस्टली वी जनरलाइज इट, वो उसको बहुत हल्के में लेते हैं कि हाँ थोड़ा जस्ट नॉर्मल, हमने आज कुछ हो गया, कुछ कर लिया, इसलिए हम मेंटली स्ट्रेस में हैं एंड थिंग्स विल गेट बेटर बाय इटसेल्फ। तो एक वो टाइम देने वाली एक फिलोसफी भी होती है ना कि कुछ खराब चल रहा है, वी नो आवर स्टेट ऑफ माइंड इज नॉट एट इट्स बेस्ट, इट्स नॉट एट इट्स फिटेस्ट। जनरली ये होता है कि थोड़ा टाइम देते हैं, ठीक हो जाएगा, रादर देन सीकिंग मेडिकल ओपिनियन। एक उसे अंडरमाइन करने का मैंने मोर प्रेवलेंट एक जो बिहेवियर बर्नआउट, पैटर्न। हाँ, कार्तिक बर्नआउट सिंड्रोम के बारे में बात कर रहा है कि मोस्ट कॉमन है। हाँ है, बर्नआउट सिंड्रोम बहुत प्लेसेस में बहुत कॉमन, और काफी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको इस वजह से एंजाइटी हो जाती है। और कई बार मैंने ये देखा है कि जो सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर है, वो लोग जो खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, उनमें ज्यादातर एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। और खुद को नुकसान पहुंचाने में लोगों को एक सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन मिलता है। एक सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन मिलता है कि भाई मेरी एंजाइटी कुछ हद तक कम हो गई थी जब मैंने खुद को कट्स लगा दिए हाथ पैरों पे, या मोर ऑफ सर पीट लिया अपना। या कई बार ऐसे है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने सबसे कीमती सामान तोड़ देते हैं। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट हैपन। ओके, और मैं अपनी प्रैक्टिस में भी, खासकर क्योंकि आई अटेंड लॉट्स ऑफ पेशेंट्स डे इन डे आउट, मेरा ज्यादातर अटेंशन इन पेशेंट्स पे होता है जिनको अदर देन डिप्रेशन एंजाइटी डिसऑर्डर भी है। उसका सेम रीजन यही है, क्योंकि इन केस ऑफ पैनिक अटैक वो क्या करने वाले हैं, उससे कैसे कोप अप करने वाले हैं, ये हमेशा एक सिचुएशन रहती। ठीक। अभी As such, on an awareness bit, अगर आपको मैं पूछूं कि how would you briefly describe anxiety disorder, और क्या इसके अलग अलग stages होते हैं, as in किसी को बहुत severe level पे होता है, किसी को some people से breathing से control कर सकते हैं, like if you are really anxious, just breathe, just take your time. वो उसको डीप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, हाँ, हाँ, तो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज हम भी कराते डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट वेज ऑफ ट्रीटमेंट है, व्हाट इज एंजाइटी डिसऑर्डर एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स ओवरऑल एवरीवन
in their life? Is हाँ, everyone suffering from it? क्योंकि anxiety तो किसी को भी हो सकती है about an outcome, about something that's gonna happen in life, something that you are waiting for. दैट इज तो ये सबको ट्रू। इम्पैक्ट करता है या क्रिटिकली कुछ लोगों में ज्यादा सिवियर हो जाता है तो उन्हें ज्यादा इम्पैक्टफुल? क्या होता है कि हमारे अंदर ना एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, और वो हमें फ्लाइट और फ्लाइट फिनोमिना के लिए रेडी करता है, जिसमें इंक्लूडिंग कि भाई हम चार्ज अप हो जाते हैं एकदम से। और कई सिचुएशंस में मैं लोगों से कहता हूँ कि अगर आपका किसी से झगड़ा हो रहा है और आपका ओपोनेंट शिवर कर रहा है, शिवर मतलब वो शिवर कर रहा है, तो उस सिचुएशन में उससे लड़ो मत, वहां से चुपचाप चले जाओ। क्योंकि वो जो है दैट गाइज इन अ स्टेट ऑफ एड्रेनलिन रश, उसको ऑटोनॉमिक सिस्टम ने बिल्कुल पंप अप कर दिया है, रेडी कर दिया है लड़ने के लिए। और वो एक होता है लड़ना जहाँ पे वो अपना पॉइंट रखने के लिए लड़ रहा है, और ये इंसान जो अब चार्ज अप हो गया है, मे बी कि आप उसे ये समझो कि वो इनिशियली डर रहा होगा, बट एक बार जब वो इस स्टेट पे आ गया ना, वो सिर्फ लड़ने के लिए नहीं लड़ रहा, वो आपको मारने के लिए लड़ रहा है। और इसी स्टेट में उसको पेन भी फील नहीं होगा। हाँ, हो सकता है बाद में 2.5-3 घंटे बाद हो कि उससे दर्द होना शुरू हुआ जब लड़ाई के बाद, बट उस स्टेट में उससे लड़ो मत, आप वहां से निकल जाओ। अच्छा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अलावा क्या होता है कि फाइट और फ्लाइट फिनोमिना में बहुत सारी चीजें होती हैं। वो हमें रेडी कर रहा है ऐसी सिचुएशन में जहां या तो हमें भागना पड़ सकता है या भयंकर लड़ाई हो सकती है। अब क्या होता है कि ब्रेन जो है ना वो कंडीशनड है। कई ऐसे सिनेरियो होते हैं जहां पे वो उस मैकेनिज्म तक पहुंच तो जाता है, वहां से बाहर नहीं आ पाता। अब क्या है कि रेसिंग हार्ट, अब तुम बैठे हो और एकदम से कोई बहुत डिस्टर्बिंग थॉट आया है, या यू आर बॉदर्ड अबाउट समथिंग, या कोई बहुत ऐसी वरीसम चीज है जिसके बारे में तुम अभी कुछ नहीं कर सकते, तो थोड़े समय के बाद क्या होगा ना, ये प्रॉब्लमेटिक लगने लग जाएगा उसको। ओके। जैसे कि एकदम से स्वेटिंग हो जाना, हाथ पैरों में पसीना आ जाना, हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाना, और कई कई लोगों को गैस्ट्रिक अपसेट हो जाता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाता है। एंड कई कई केसेस में यू कैन ऑल्टरनेट इट विद डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। कई केसेस में ऐसा होता है। तो क्या अब इसी स्टेट से वो निकले कैसे? क्योंकि वो एक सर्टेन पॉइंट तक पीक करेगा, मैक्सिमम तक जाएगा अपने, जहां तक कि उसको जाना है, और उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा होके कम करना शुरू करेगा। अब मैं ऑफन लोगों से कहता हूँ कि पैनिक पैनिक अटैक लाइक स्टेट जो है ना, दैट इज द फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम। मतलब तुम्हारी घबराहट उस पीक तक पहुंच गई है जब तुम्हें लग गया कि मुझे कुछ हो जाएगा, करेक्ट। एज इन जैसे मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, या मैं बेहोश हो जाऊंगा, या मुझे झटका भी आ सकता है। कई केसेस में सीजर्स आते हैं, कई केसेस ऐसे हैं जहाँ सीजर्स आ जाते हैं। तो अब क्या है, वो उस तक पीक कर रहा है। अब वो किस सिचुएशन में क्या करना था, किस काम की वजह से ट्रिगर हुआ, ये बहुत मैटर करता है। रीजन भी, अब वो ट्रिगर हो चुका है, और एक बार जब वो ट्रिगर हुआ तो वो वहां से पॉइंट ऑफ फोबिया बन जाएगा। जो जो भी काम जो कर रहा था, वो एक दो बार ऐसा अगर इसको बार बार होता है तो वो उसका पॉइंट ऑफ फोबिया बन जाएगा, उस काम से उसको डर लगेगा। तो अगर वो उस टाइम में गाड़ी चला रहा था तो उसे गाड़ी चलाने से डर लगेगा, अगर वो लिफ्ट में था तो उसे लिफ्ट में डर लगेगा, अगर वो सर्टेन हाइट पे खड़ा होकर नीचे देख रहा था तो उसे हाइट से डर लगेगा, अगर वो लोगों के बीच में खड़ा था, पब्लिक स्पीकिंग वाले किसी पोर्टल पे था, लोगों से बात कर रहा था, तो उसे पब्लिक स्पीकिंग में डर लगेगा। तो जनरली जनरली मैं लोगों से ये कहता हूँ कि इमीडिएटली हेल्प सीख करो इन केसेस में। क्योंकि अगर तुम उसे फोबिया बनने दे रहे हो ना, तो ये गलत है। वो बार बार पिंग करेगा, तुम्हें बार बार उस चीज से डर लगेगा, और फोबिया को खत्म करने में ज्यादा समय लगता है, रेदर देन जो बेसिक एंजाइटी है जिसे हम ट्रीट कर सकते हैं। बट अब इस स्टेट एक अम्ब्रेला स्टेट में से देखा जाए तो सेम एज लर्निंग हाउ टू राइड अ बाइक। तो आप एक बार हाँ, गिरोगे, दो बार गिरोगे, बट इवेंचुअली इसमें what I want to figure out is क्या एक मेडिकल ट्रीटमेंट का रास्ता इज द ओनली वे टू ओवरकम? बिकॉज इवेंचुअली मोस्ट पीपल लर्न हाउ टू राइड अ बाइक, वो पहले डरते हैं, धीरे धीरे सपोर्टर के साथ चलाते हैं, उनको शायद बहुत डर ग्रो भी करता है। एंड द सेम एनालॉजीज कैन गो अप टू अभी, जैसे हम सारे लोग ऑफिस में काम करते हैं, देयर इज एन इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट कमिंग अप, एक कोई डेडलाइन है जिससे हमें डर लग रहा है, मे बी वी आर ड्रॉइंग ऑन अ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की पहले वाला प्रोजेक्ट में कुछ समथिंग डिडंट वेंट रॉन्ग, एंड एट दैट पॉइंट इवन द करंट प्रोजेक्ट वी आर एंशियस। तो ये डे टू डे लाइफ का हिस्सा भी है। तो क्या मेडिकल ट्रीटमेंट इज द ओनली वे टू गो एट विद ट्रीटमेंट, या नहीं, मेडिकल ट्रीटमेंट वहां पे जहाँ पे उसको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं बार बार।
अब क्योंकि वो तो स्टेट ऐसी है कि उसका हार्ट रेस कर रहा है, टैकीकार्डिया हो रहा है उसको, तो हमें तो उस समय तो उसको रिलीफ दिलाना है। बाकी जो प्रोसेस है दैट इज पार्ट ऑफ सीबीटी, बिहेवियरल थेरेपी, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन। तो अगर वो डिसेंसिटाइज होने की जरूरत है कि किसी पर्टिकुलर इवेंट से डर जाता है, तो डिसेंसिटाइज धीरे धीरे करेंगे उसको, उसका डर खत्म करेंगे। और दूसरे केसेस में क्या होता है कि हम उसको एक सेफ स्पेस खुद का डेवलप करने का टेक्निक सिखाते हैं। सेफ स्पेस ऐसा कि समहाउ इमेजिन अ प्लेस जहाँ पे तुम्हें बड़ी कामनेस महसूस होती है, और ये इसको धीरे धीरे जो है बेसिकली अपने जो सबकॉन्शियस लेवल है वहां पे इसको डेवलप करना होता है। ये रिपीटेटिव मेडिकेशन मेडिटेशन एंड ट्रेनिंग ट्रेनिंग एंड मेडिटेशन ऐसे, मतलब वो बार बार मेडिटेट करता है, ही डेवलप्स अ सेफ स्पेस इन हिज माइंड जहाँ पे वो सेफ है। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो आइस कैप माउंटेन्स हो सकते हैं, वो बीच साइड हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है जहाँ पे वो सेफ है, एकदम सेफ है। और उसको ये पता है कि जब मैं यहाँ पर हूं तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। और इंटरवेंशन का हिस्सा ये होता है कि जब उसे पैनिक अटैक हो रहा हो तब वो अपनी आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग करे एंड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल बाय बीइंग एट दिस सेफ प्लेस जहाँ पे वो कंफर्टेबल होता है, ताकि वो एपिसोड सबसाइड हो जाए खुद से। खुद से मतलब अदर देन मेडिकेशन, दवा नहीं लेनी पड़े उसको। तो ये चीजें हम धीरे धीरे उसको ट्रेन करते हैं कि भाई ऐसा क्या है जो अभी हो जाएगा, ऐसा क्या है जो होने को है। और दूसरा कि मेकिंग देम फील कि जहाँ पे तुम अपने दिमाग के अंदर सेफ स्पेस बना रहे हो, जब वो एपिसोड सबसाइड कर गया मतलब वो खत्म हो गया, तब तक तुम एग्जिस्ट करे, यू समहाउ प्रिवेल्ड, तुमने उसको फेस किया। और धीरे धीरे जब वो बार बार उसको फेस करना सीख जाते हैं ना, तो दे आर ऑलमोस्ट थ्रू द लूप, वो ठीक होने लग जाते हैं। करेक्ट। आई थिंक ये जो हमारे व्यूअर है, क्या यार बोनी दे, ही हैज सम हम्म, अर्जेंसी ऑफ सॉर्ट, वो कह रहे हैं नेक्सिटो फोर्टे भी लेता हूँ। मतलब अगर इनकी कोई हम help कर सकते हैं बिना कॉन्फिडेंशियलिटी किसी और की कंसल्टेशन की ब्रेक की। नहीं ब्रीच करे बिना तो नहीं, बट लेट्स सी, करते हैं, लेट्स फाइंड अ वे टू हेल्प हिम आउट। जब किसी और का ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो हम बीच में इंटरवीन नहीं करते, जनरली नहीं करते। उसका रीजन है क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि कोई और उसको अगर शुरू कर रहा है ट्रीटमेंट तो कोई रीजन होगा। हाँ, तो वो वैसे अगर ठीक से समझा जाए तो ये चलती गाड़ी में ड्राइवर बदलने जैसा है। तो हाँ, समहाउ वो थोड़ा सा खराब मामला है, क्योंकि हो सकता है मेरा इंटरवेंशन उसको इनिशियली प्रॉब्लमेटिक हो, या ऐसा है कि उसके बाद उसको ऐसा लगे कि भाई सूट नहीं कर रहा है। करेक्ट। तो इसी वजह से तो हम, और जनरली जो है ना, वी यूजुअली प्रेफर कि क्या प्रोटोकॉल्स के हिसाब से भी यूजुअली प्रेफर कि एक सर्टेन लेवल तक एक ही साइकेट्रिस्ट उसको ठीक करने की कोशिश करे। देयर इज अ पॉपुलर सेइंग, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। बैंक पीओसी तो नहीं, आपको इवेंचुअली कहीं भी ये शेयर नहीं करना होता कि आपको कोई प्रॉब्लम है, जब तक कि आपसे स्पेसिफिकली कोई गवर्नमेंट बॉडी पूछ नहीं रही है। तो किसी भी कंडीशन में नहीं बताना होता, ना वो आपको फोर्स कर सकते हैं बताने के लिए। नहीं, आई थिंक वो ये एम्फसाइज करना चाह रहा है कि वो शायद स्ट्रेस में है, मे बी तैयारी की वजह से, ये पेशेंट ये होता कि वो है। तैयारी के स्ट्रेस के चलते ही इज अंडरगोइंग मेडिकेशन किसी से। हाँ, ओके। हाँ, इसको आप सेपरेट दिस इज वेरी कॉमन। परफॉर्मेंस। ये भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि इन इन द स्टूडेंट लाइफ ये जो डेली लाइफ का स्ट्रेस होता है कि एक लॉन्ग टर्म एक तो रिजल्ट आपका जो आएगा, आप ऑल योर हार्ड वर्क हाँ, विल इवेंचुअली टू फ्रूट, प्लस एक डेली का स्ट्रेस होता है इफ यू आर अंडर गोइंग अ सर्टेन रूटीन। आप के एक वो जो बॉडी की जो रिदम होती है, सर्कैस्टिन रिदम शायद उसे कहते हैं, तो यू, गार्डन रिदम, हाँ। हाँ, तो ये स्लीपिंग एट रॉन्ग टाइम्स, आप ज्यादा टाइम डाल रहे हैं पढ़ाई में, आपकी बॉडी रिदम में नहीं है, तो एक डेली का स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है, और एक आप एंशियस है, एक दिन रिजल्ट आएगा तो कैसा होगा। परफॉर्मेंस, अच्छा, बच्चों को मैं काफी काउंसलिंग करता हूँ, एंड आई टेल यू समथिंग कि परफॉर्मेंस एंजाइटी का होल सोल रीजन कंपैरिजन होता है।
और जहाँ पे आप परफॉर्मेंस को किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हो ना, वहाँ डेफिनेटली आपको इश्यूज होंगे। हम्म, तो अक्सर मेरे पास बच्चे आते हैं और बेचारे छोटे छोटे 10th के 11th के, और द ओनली थिंग आई टेल देम इज कि योर ओनली कंपैरिजन इज यू योरसेल्फ एंड हाउ यू आर ट्रीटेड योरसेल्फ। तुमने खुद को कैसे compete किया है, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे दिया है, और बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे आएगा जब तुम अपनी गलतियों पे काम करोगे। अच्छा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आपके जो कोचिंग क्लास के जो टेस्ट के मार्क्स हैं वो आपके इम्प्रूवमेंट के लिए होते हैं। करेक्ट। वो इसलिए नहीं होते हैं कि भाई वो आपको ये बोल रहे हो तुम्हें कुछ नहीं आता, हम्म, या तुम्हें ये कह रहे हो कि भाई तुम्हें अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं है। नहीं, वो ये सब नहीं कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि इस टॉपिक पे काम करने की जरूरत है, राइट। या फिर इस टॉपिक को रिवीजन की जरूरत है, इसके और एमसीक्यू सॉल्व करने की जरूरत है। सिर्फ इस चीज को मार्क करता है। तो इसमें किसी तरह का वो नहीं होना चाहिए। समाव देखो, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जरूरी होता है, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर मुझे आज पेपर देने पे पता चला कि ये पार्ट मेरा वीक है, और मेन एग्जाम से पहले पता चल गया मुझे, तो मेरे लिए तो ये बोन है। मुझे तो किसी ने आशीर्वाद दे दिया एक तरह से। करेक्ट। अब वो वो टेस्ट, हाँ, कि आप किस सब्जेक्ट में या किस जनरल नॉलेज हो गया, डीआई हो गया, वे यू आर लैकिंग एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव। बात तो सही है वो। सो दैट आई थिंक ऑन ऑन द टॉप ऑफ इट, सब लोगों को ये समझ में आता है कि टेस्ट किसके लिए है। क्या कोई माइक्रो हैबिट्स हैं दैट पीपल कैन अडॉप्ट टू कट डाउन ऑन द स्ट्रेस, जो एक डेली बिल्डअप होता है स्ट्रेस का? यार इसका एक सबसे बेसिक तरीका ना बीइंग हैप्पी गो लकी, और दूसरा जो है कि भाई जो होगा तब फेस करेंगे, हम्म, जब होगा तब फेस करेंगे। अभी मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा। ठीक। हमारे साथ क्या है, हम प्रेजेंट में नहीं रह पाते थे, अ, और ये प्रॉब्लम बिहेवियर है। ये आई थिंक इसका भी जो आप बोल रहे हो, इसके देन टू देयर आर लाइक टू साइड्स ऑफ द कॉइन्स। तो वन ऑफ देम इज बीइंग, आप ओवर थिंक कर रहे हैं, ओवर प्लान कर रहे हैं, सो दैट्स लीडिंग टू हाँ आप हाँ। जो रिजल्ट यार नहीं, रियल लाइफ फियर जो होता है ना, फियर। रियल लाइफ सही कह not रहा है। panning out the way that you planned, and then that's causing, हाँ right? हाँ एक हाँ, दूसरा साइड सही का कह ये रहा है। होता है कि then when you get happy go lucky, you are extremely careless, so you're not planning anything that's gonna come ahead। हर चीज आपने इस पे छोड़ दी है कि जिस दिन होगी हम तब देखेंगे। तो certain goals और certain things in life वो visualize करने चाहिए। क्या would that be a generalized statement? वो ठीक नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसा है कि जो फियर है ना, फियर नेसेसरी है। हम्म, फियर हर लेवल पे नेसेसरी है, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे पता है कि कहीं ये गलत ना हो जाए, तो मैं उसको क्रॉस चेक भी करूंगा, दोबारा पढ़ूंगा भी। क्योंकि मुझे डर है कि वो पॉइंट जो क्वेश्चन मुझे बताना चाहता है, या वो पॉइंट जो टॉपिक मुझे बताना चाहता है, मैं शायद उसको समझा नहीं, हम्म, तो मैं उसको क्रॉस चेक कर रहा हूँ। क्रॉस चेक करना या रीचेक करना किसी चीज को गलत नहीं है समहाउ। क्योंकि मैं क्या है, मैं एक तरह से उस पॉइंट को ब्रेन के अंदर पैक कर रहा हूँ, मैं उसमें कील ठोक रहा हूँ। makes sense। और यही यही पैक मैं एग्जाम में भी याद रखूंगा कि अगर ये सवाल आता है तो ये गलत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको पढ़ के भी गलत कर रहा हूँ तो बहुत खराब है। हम्म, तो ये अच्छी चीज है। बट फियर एक सर्टेन लेवल के बाद गलत है। अब जैसे सपोजिटली इसको ऐसे समझाया जा सकता है कि समहाउ सिचुएशनल एंजाइटी जिसको आप कहोगे, उसमें ऐसे होता है कि जैसे एक टी पॉइंट पे कारों का एक्सीडेंट हुआ, दो का। हम्म, टी पॉइंट जहाँ पे है वहां पे दो कार्स आपस में ओके। भिड़ी। अब जो कार में बैठे हुए हैं ना, उनका डिस्क्रिप्शन अलग होगा। हाँ, करेक्ट। कैसे हुआ? जो बाईस्टैंडर पॉइंट ऑफ एक्सीडेंट से पहले खड़ा था ना, उसका डिस्क्रिप्शन अलग होगा। और जो एक्सीडेंट होने के बाद वहां तक आया है, उसने जब देखा है क्या चल रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन अलग होगा। तो इसको बाईस्टैंडर इफेक्ट कहते हैं। और बाईस्टैंडर इफेक्ट इसमें भी काम करता है। जब आपको एंजाइटी हो रही है, उस समय के आपके जो इमोशंस है ना, वो सेव्ड रह जाते हैं दिमाग में। और यही वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ पीटीएसडी भी है, जिसको आप शेल शॉक कहते हो। तो शेल शॉक में क्या है कि वो इमोशंस मेरे अंदर रह गए हैं, और जब भी मुझे उनकी याद आती है, मैं
पैनिक हो जाता हूँ, मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, मैं चीजें भूलने लग जाता हूँ, या एकदम से आई गो इन कंप्लीट ब्लैकआउट। तो ये एक स्टेट होता है। तो बेसिकली वो इमोशंस सेव्ड रह जाते हैं, और हैप्पी गो लकीनेस इसमें काम आती है कि हाँ, जब जब प्रॉब्लम होगी देखा जाएगा। करेक्ट। आई एम नॉट गेटिंग, एक सेंस ऑफ कामनेस रहनी चाहिए दिमाग में। क्योंकि हाँ, फियर 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 फिनोमेना तो सबके साथ है। थिंग इज हाउ यू ओवरकम इट। और ओवरकम करने के बहुत सारे तरीके हैं कि मैंने उसको दोबारा पढ़ लिया फिर एक बार, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया उसमें। या ऐसे कि मैंने इंश्योर किया कि भाई मैं वहाँ कैलकुलेटिव मिस्टेक ना करूँ। तो करेक्ट। ओवरकम करने के तरीके बहुत सारे हैं। अगर मैं नहीं ओवरकम कर रहा तो मैं अपने आप के साथ गलत कर। बात तो सही। यहाँ पे एक बाउंड्री बनाने वाली वो है ना कि when you read motivational stuff they would say revise something, practice a move 10,000 times, बट वो रिवीजन, वो प्रैक्टिस, वो रूटीन भी आपको कब वो ऑब्सेसिव बिहेवियर की तरफ ले जा, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन दैट? ऑब्सेसिव में वो उसको कर रहा है बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ स्टैग्नेशन, तब वो ऑब्सेसिव। क्यूमुलेटिव ऑब्सेसिवनेस ये है कि वो थॉट एग्जिस्ट करता है जहां पे इट्स अ सेंस ऑफ एक्स्ट्रापोलेशन, मतलब वहां उसके बाद उसे एग्जिस्ट नहीं करना था। इसको मैं कई बार एग्जांपल देके लोगों को समझाता हूँ। आप ट्रेन में जा रहे हो, और वाइल द टाइम आप ट्रेन को बोर्ड कर रहे थे, किसी ने आपके पैर पे पैर रख दिया, एंड यू फेल्ट अ सडन गश ऑफ पेन, एंड देन यू फेल्ट कि मैं इसको थप्पड़ मार दूंगा, इसने मेरे पैर पे पैर जान करके रखा है। बट एज सुन एज जब आप उसकी तरफ देखते हो, वो आपसे अपोलोजाइज कर लेता है कि सॉरी, जान करके नहीं किया, एंड वो मैटर वहां खत्म हो जाता है। ठीक है। अब क्या हुआ है कि जो रूमिनेटिव या ऑब्सेसिव है ना, कि पैर रख दिया मारूंगा, पैर रख दिया मारूंगा, पैर रख दिया मारूंगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि उसने आपसे माफी मांग ली है। करेक्ट। उसने आपसे माफी मांग ली है। बट यू स्टिल हाँ, यू हैवंट लेट गो ऑफ द इंसिडेंट, आप सोच रहे हैं कि दोबारा हाँ, रख दिया हाँ। तो। अब क्या हुआ कि बीमारी कहाँ पे कहलाती है? आप बीमारी दो स्टेजेस में देखोगे यहाँ पे। एक, वो बंदा उतर गया ट्रेन से, ठीक है, आप भी समहाउ फ्री हो गए वहां से, आप भी कहीं और जा रहे हो, पर आप रात को फिर से वही सोच रहे हो मैंने उसको मारा नहीं, ओके। विच और मुझे उसे मारना था, और अच्छा, वो तो ऐसे कैसे चला दिस गया? इज लाइक, आई थिंक ये बहुत कॉमन फिनोमिनन है, हम सबके साथ होता है। कभी किसी ने किसी के साथ कुछ कॉन्वर्सेशन हुई या कुछ भी एक इंसिडेंट हुआ, एंड देन वी कैन कम बैक होम, और वो रेट्रोस्पेक्शन में हम बहुत सोचते हैं क्या उस हम्म। सिचुएशन में मैं ये कर देता, या फिर मैं हाँ, पलट के ऐसा हाँ, बोल देता, हाँ, या ये। हाँ। तो अब बात यह है ना कि वो सिचुएशन चली गई। पहली बात, मैं अक्सर लोगों से ये कहता हूँ कि जो निकल गया है ना, उसके बारे में अब तुम कुछ नहीं कर सकते फिर। और उन थॉट्स को भी धीरे धीरे करके श्रग ऑफ करना सीखो, मतलब कि हाँ ठीक है, हो गया, खत्म हो, दैट हैज बीन डन। तो अब इसमें क्या होता है, जब आप ऑब्सेसिव रूमिनेशंस की तरफ जाते हो ना, प्रॉब्लम ईगो डिस्टोनिया किस चीज से है कि मैं इन विचारों को अपने कंधे से झाड़ नहीं पा रहा, ठीक। और इनको ये पता होता है कि इस थॉट को इस पॉइंट के आगे प्रिवेल नहीं करना था। हम्म। ये ये उस ट्रेन जर्नी में जहां उसने माफी मांग ली थी, वो वहीं खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है। करेक्ट। तो वो इस प्रॉब्लम को लेके आपके पास आते हैं, और जब ये प्रॉब्लम होती है तो साथ में कंपल्शंस भी आते हैं। कंपल्शन क्या है कि मैं उन विचारों को रोकने के लिए कुछ और करता हूँ। ओके। तो वो क्या है, जैसे कि मैं, दोनों ही वर्ड आगे हैं, ऑब्सेशन और कंपल्शन। तो एक बहुत ही हाँ, रेजिंग क्वेश्चन दिमाग में आया है, आई विल रादर पुट इट राइट आउट। तो सेलिब्रिटी कल्चर वगैरह से भी आई थिंक ये बहुत फेमस हो गया है कि पीपल विद देयर इवन मोस्ट माइक्रो हैबिट्स, छोटी छोटी हैबिट्स, एंड देन दे कम अप विद थिंग्स लाइक, यार मुझे थोड़ा सा ओसीडी है, या मुझे एक्यूट ओसीडी है, and they would all they would be doing, meaning is like, as far as I understand, OCD is a severe disorder, so people they are not obsessed about डेली all, they are डेली लाइफ में कर they करता है, are हाँ, obsessed डेली about लाइफ में। patterns and things and everything that can, and it triggers a sense of anxiety or fear in them कि चीजें अपने सही पैटर्न में नहीं है। अगर टाइल भी पूरी स्क्वायर की जगह बीच में एक रेक्टेंगल है, तो आई हैव सीन पीपल फ्रीकिंग आउट कि ऐसा हाँ, क्यों है।
तो वो ये जो मार्केट में आजकल ये अजीब सी स्टेटमेंट्स चल रही है कि मुझे थोड़ा सा ओसीडी है, छोटा सा ओसीडी है या एक्यूट, ये ओसीडी नहीं नहीं यार, एक्चुअली होता क्या, और ये छोटा बड़ा इतने लेवल्स पे ऐसा होता क्या? नहीं नहीं, ओसीडी ना somehow it works with zeros and ones, या तो है या नहीं है हाँ। है ना? तो इट्स अ बाइनरी फिनोमेना, या तो बिल्कुल नहीं है कि भाई होता होता होगा, कोई रिचुअल मैं फॉलो करता हूँ बट ऐसा नहीं है कि नहीं फॉलो करूंगा तो प्रॉब्लम होगी, बट अ पर्सन विद ओसीडी उस रिचुअल को फॉलो नहीं करेगा तो उससे प्रॉब्लम होगी, 100% होगी। अब इनका क्या फिनोमेना होता है कि उसको रह रहे के वो एंजाइटी होती रहेगी। अब जैसे हैंड वॉशिंग का है, हाँ। अब इसने कुछ समय के लिए उसको अवॉइड किया, वो नहीं किया, तो जब वो उस चीज को खींचे जा रहा है ना, तो उसकी एंजाइटी भी पीक कर रही है, और जब वो हाथ धो लेगा तो थोड़ा रिलीफ महसूस करेगा, पर आधे पौन घंटे बाद फिर से वही इम्पल्स आएगी, फिर से इसको हाथ धोने का मन करेगा। तो इनको इम्पल्स प्रिवेंशन सिखाना होता है, मतलब एक थॉट और दो थॉट के बीच का जो टाइम है ना उसको बढ़ाना है, ठीक है? तो इनको थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि क्या है, एक इम्पल्स आया और इनको एक्ट करना है, इम्पल्स आया एक्ट करना है, इम्पल्स आया एक्ट करना है। प्रॉब्लम ये है कि इसका पेयर है। अब सपोजिटली तुम इस चीज के लिए उसको ट्रेन कर दो कि इम्पल्स आने के बाद तुझे समय निकालना है, तुझे 1.5-2 घंटे ऐसे निकालना है जिसमें तू जान करके नहीं कर रहा, तुझे हाथ धोने थे पर तूने अपने आप को किसी और चीज में बिजी कर लिया। अच्छा, इसका एक और तरीका होता है, इसमें वो बैंड दे देते हैं, वो बैंड चटकाते रहते हैं बार बार, देखा होगा। तो वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो पेन इम्पल्स के साथ उसको पेयर कर लेते हैं। जब पेन हुआ तो उन्होंने अपना ध्यान किसी और चीज पे लगा लिया, तो वो क्या कर रहे हैं कि उस पेयर को तोड़ रहे हैं, मैं अपना समय निकाल रहा हूँ इम्पल्स आने के बाद से, करेक्ट। ठीक है? तो ये एक तरीका काफी प्रेवलेंट है और इसको अच्छा माना जाता है। हालांकि ज्यादा अच्छा तरीका इससे ये है कि somehow I start shrugging off the thoughts itself। मैं अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन कर लूं कि समहाउ मैं उन पे तभी एक्ट करूंगा जब मुझे जरूरत है। तो ये बीमारी तब प्रॉब्लमेटिक, अब क्या है, ये रिचुअल को फॉलो करते हैं, रिचुअल के अलावा इनके साथ इश्यू होता है मैजिकल थिंकिंग का। मैजिकल थिंकिंग जैसे, अगर मैं इस रास्ते से, इस पर्टिकुलर रास्ते से पर्टिकुलर गिने चुने स्टेप्स में नहीं जाऊंगा तो मेरे साथ कुछ होगा, या मेरे किसी रिलेटिव की डेथ भी हो सकती है, या कुछ हानि हो जाएगी। तो वो क्या करेगा, वो उस रास्ते से वापस आएगा और फिर से उन्हें उन्हीं गिनी चुनी स्टेप्स में पूरा करने की कोशिश करेगा। तो ये इश्यू इन लोगों के साथ बहुत प्रेवलेंट होता है कि जैसे मेरे पर्स में भी 1100 रुपए ही होने चाहिए, है ना? मेरे दिन भर के स्टेप्स जो है वो 11,000 से 9,000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मेरे जो घर का सामान रखा है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन या सिमेट्री में होना चाहिए, करेक्ट। है ना? तो तो अब इट्स लाइक इट इम्पैक्ट्स देयर ओवरऑल वे ऑफ थिंकिंग एंड कंडक्टिंग देयर लाइफ। ये सिर्फ एक सफाई रिलेटेड फिनोमिनन नहीं है कि आप बोल रहे हो बस मैं रोज वैक्यूम करता हूँ क्योंकि मैं ओसीडी वाला आदमी। दैट इज हाइजीन मेंटेनिंग। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, अगर इनके बिलीफ बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए तो प्रॉब्लमेटिक होता है। जैसे वन ऑफ द पेशेंट्स हमारे पास थी जिसको ये प्रॉब्लम थी कि उसको ये महसूस होता था कि उसका एक हाथ छोटा है, एक हाथ बड़ा है। ओके। तो वो इतना ज्यादा कम्बरसम हो गया था कि वो पूरे दिन जो है, हाथ छोटा है, हाथ बड़ा है, हाथ छोटा है, हाथ बड़ा है, एंड इट वर्सन टू एन एक्सटेंट कि वो ऑपरेशन कराने तक पहुंच गए थे कि मेरा हाथ ठीक करो। दैट वाज क्वाइट, तो मतलब हाँ, तो ये कईयों एग्जैगरेटेड। का नोज के साथ, मेरी नोज बहुत खराब है, मेरी नोज ठीक करो, बहुत कॉमन है। और कईयों के एसिमेट्री इतनी ज्यादा है कि मेरी आंख, एक आंख छोटी एक आंख बड़ी है, इसको ठीक करो। तो ये सब जो है ना, ये क्यूमुलेटिवली ऑब्सेसिव उसमें बन जाता है, ये होते नहीं इनिशियली, बट जैसे किसी ने टोक दिया या बोल दिया उसके बाद से वो साइकिल शुरू हो जाएगी। ओके। ये फिनोमिना ऐसा नहीं था कि ये पैदा हुआ और तब से चल रहा है। तो प्रॉब्लम जो है ना वो परसेप्शन में भी है, सोचने का तरीका भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। मेक सेंस। अब तो फिर सारे टैबू की बाउंड्रीज को गिराते हुए, इफ यू वांट टू सजेस्ट लेट्स से 5 थिंग्स टू एवरीवन अक्रॉस द बोर्ड that would help them deal with anxiety and stress in their daily lives,
चाहे जिस भी फील्ड में स्टूडेंट हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, 5 माइक्रो हैबिट्स दैट यू थिंक वुड हेल्प देम डील विद स्ट्रेस एंड एंजाइटी? मैं यूजुअली इस केस में ये बताता हूँ कि सुबह जब आप उठ रहे हो तभी एक कॉपी पेन उठाओ और 10 टास्क टू डू सुबह ही लिख डालो कि ये 10 काम आज मुझे करना है, और इंश्योर करो कि रात को सोने से पहले आपने वो काम पूरे किए हैं। तो वो आपके भटकाव को रोकता है, जिससे गुड डाइवर्जन टेक्निक समाओ। वो आपको भटकने नहीं देगा और कुछ सोचने का आपको मौका नहीं मिलेगा कि मुझे ये काम पहले खत्म करना है। ये वहां पे भी है जो प्रोकास्टिनेशन बहुत ज्यादा करते हैं और फिर घबराहट होती है। और दूसरा जो चीज है दैट इज ग्राउंडिंग, मतलब एक तरह से समहाउ अपने आप को बीच बीच में टाइम दो, ब्रेकआउट दो। डोंट डोंट मेक द होल डे सो मोनोटोनस कि आपको है कि कल भी ये करना है, परसों भी ये करना है, उसके बाद भी ये करना है, ये खत्म नहीं होगा। तो वो चीज बंद करनी चाहिए। और अपने आसपास में ना ऑलवेज हैव अ सेफ स्पेस जहां तुम बैठ के थोड़ी देर रिलैक्स कर रहे हो, इनवेरिएबली। अब खासकर बच्चों को मैं ये कहता हूँ कि 3.25 4 घंटे की पढ़ाई के बाद टेक अ ब्रेक, ये तो दैट्स चेंज द सब्जेक्ट। हाँ, हाँ, चेंज द सब्जेक्ट, टेक अ ब्रेक फॉर अनदर 15 मिनट्स, या म्यूजिक सुन लो, है ना। या तुमने नॉर्मल रूट, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कंटेंट मंचिंग शुरू कर दो, वो नहीं कह रहा। आप इंस्टाग्राम खोलो और फिर यू आर गोइंग थ्रू रील्स हियर एंड देयर, वो नहीं। फाइंड अ नाइस सॉन्ग, लाई डाउन, लिसन टू इट, एंजॉय इट फॉर अ व्हाइल, और फिर अपना दूसरा काम शुरू करो, ठीक। है ना। फिर उसके बाद जो अनदर टेक्निक इज कि भाई डीप ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन। और मेडिटेशन में भी माइंडफुलनेस मेडिटेशन को ज्यादा स्कोर इसमें दिया जाता है। माइंडफुलनेस क्या है? हियर एंड नाउ। माइंडफुलनेस इसकी, मुझे प्रेजेंट में अभी मुझे, अब जब मेरे को एंजाइटी हो रही है, बट आई ऑल्सो नो कि मुझे आज ये करना ही है, मुझे करना है। तो ब्रेन हैज द कैपेसिटी टू ओवरराइड, वो चीजों को ओवरराइड करना जानता है। वो जानता है कि मुझे प्रायोरिटी स्केल में किसको नीचे रखना है, किसको ऊपर रखना है। बात है कि हम उस पर कितना ध्यान दे रहे हैं। कुछ समय के बाद इंसान उसको फिर भूलने लग जाता है। जो होलसम इशू जिसकी वजह से उसे एंजाइटी हो रही थी ना, ही वुड स्टार्ट ब्रेकिंग अवे फ्रॉम इट कि भाई मुझे अभी 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 मुझे इस चीज के लिए टाइम नहीं है, मुझे कुछ करने को है, पहले वो खत्म कर दो। और जो इसके अलावा और अच्छी तरीके हैं, जैसे एक मैं ये कहता हूँ कि हफ्ते का एक दिन तो ब्रेक होना चाहिए, कंप्लीट ब्रेक। मतलब फोन ऑफ करके फेंक दो, फाइंड अ प्लेस दैट मेक्स यू हैप्पी, वहां जाके रुको, हैव गुड फूड, गुड स्लीप। और एक दिन तो पूरे हफ्ते का ऐसा रखो, यू आर ब्रेकिंग द बैरियर्स, फ्री हो एकदम, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं सोचना, मुझे फ्री रहना है एक दिन। ये जरूरी है, सबके लिए होना चाहिए। करेक्ट। सो यू वुड और मेडिटेशन, माइंडफुलनेस? मेडिटेशन में भी क्या होता है, जीरो, रीचिंग अ जीरो इन मेडिटेशन इज डिफिकल्ट, बट करना चाहिए। जीरो ऑफ मेडिटेशन क्या है कि मेरा दिमाग बिल्कुल एम्प्टी है, मैं फिलहाल कुछ नहीं सोच रहा। आई हैव रीच्ड द स्टेट ऑफ जीरो, कंप्लीट जीरो। मैं ना तो कुछ नया विचार ला रहा हूँ, ना मैं किसी चीज से परेशान हूँ। मैं अपने दिमाग को बिल्कुल फ्री छोड़ चुका हूँ। ओके। ठीक है। अब इसके तरीके होते हैं, कई बार जो होता है कि कैंडल विक मेथड होता है कि अपना कंसंट्रेशन कैंडल जला के उसकी विक पे रखो। ठीक है। यस। और कई बार जो है ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स को बोलते हैं कि सारा टेंशन जो है अपनी ब्रीदिंग पे शिफ्ट कर दो। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, इनहेल, धीरे धीरे बाकी चीजों से अपना ध्यान हटाते जाओ। तो ये जो है, कम से कम आधे घंटे का टाइम ऐसा होना चाहिए जब मेरा दिमाग एक हैज रीच्ड द स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। मुझे इन 20 मिनट में किसी चीज से कोई मतलब नहीं, बिल्कुल शांत दिमाग, एकदम शांत। यू हैव समहाउ इंटरनलाइज योरसेल्फ टू एन एक्सटेंट कि आपको और किसी चीज से कोई मतलब नहीं। आसपास आपके क्या हो रहा है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये बहुत प्रेवलेंट तरीका माना जाता है इसके लिए, जहां पे इंसान धीरे धीरे खुद से ये सीख गया कि मुझे अपने दिमाग को काम कैसे करना है। दैट्स गुड। अगर ये सारी चीजें हम, सो यू से मेडिटेशन करनी चाहिए, उसे लॉग बुक मेंटेन करना चाहिए ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू डू थ्रू आउट द डे,
वो 10 थिंग्स टू डू तो हमेशा ही होना चाहिए यार, कि मुझे इस महीने में क्या काम खत्म करना है, हफ्ते में क्या करना है, आज में क्या करना है, taking day off, वो तो हमेशा। हम्म। taking a day off work, good food, healthy sleep. स्लीप कम से कम 6 घंटे, 6 से 7 घंटे, और रात की स्लीप, नॉट डे टाइम स्लीप। एक्चुअली में हमारी सिकार्डियन रिदम जो है ना, वो ट्यून्ड इस तरह से है कि सारा ब्रेन का रिपेयर वर्क रात को ही होता है। Correct. तो आपको इतनी रिफ्रेशिंग नहीं लगेगी दिन की स्लीप, हालांकि आप सो सकते हो, मना नहीं है, बट रात की स्लीप आपको रिफ्रेश करती है। Makes sense. और कई बार मुझसे लोग ये कहते हैं कि हम रात को पढ़ रहे थे, पूरी रात पढ़ रहे थे, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सिवाय कि आपने वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ फोर्टनाइट कर लिया कि 15 दिन में एक दिन ऐसा रहा कि मैं रात भर पढ़ा, हमेशा नहीं। But now that you say that, ये बहुत अच्छा point बोला आपने. Because coming from Kota, the city itself, वहाँ का पूरा market, the entire economics of that city revolves around romanticizing the hard work of a student. तो वो ideally वो आपको promote कर रहे हैं. All they advocate from someone in that building है जो physically growing age होती है, जिसमें your ideally your daily routine should be balanced out. पढ़ाई भी हो उसमें, स्पोर्ट्स भी हो, एंड देन क्या रिफ्रेशमेंट्स. वो बट ओवर डिसिप्लिन सा नहीं हो गया समझाओ तुमने? खैर, हालांकि मैं डिसिप्लिन के तो फेवर में हूँ, होना चाहिए। डिसिप्लिन इज डूइंग एवरीथिंग एट इट्स टाइम, बट डूइंग एवरीथिंग, दैट्स कंसिस्टेंसी से करना सब चीज. बट देन यू ओवर मोटिवेशन। दी कि आप 18 घंटे 20 घंटे पढ़ो, एंड दे इवन कोट एग्जांपल्स ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव डन दैट बिफोर. और मेरा पहला स्टूडेंट था, उसका ये है, या 30,000 आया, वट एवर, बट वो 20 घंटा पढ़ता था, 21 घंटा पढ़ता था. एंड देन देर इज दिस फीलिंग ऑफ ओवर रोमांटिसाइजिंग दैट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, where you indulge in just one thing throughout, like you dedicate 16, 18, 20 hours of your day to that one thing. नहीं नहीं यार, इसका जो प्रेजेंटेशन है ना, वो थोड़ा सा सही नहीं है। वो 18 से 20 घंटे प्रैक्टिस कर रहा है, वो अपने स्किल्स को शार्पन कर रहा है, वो धार दे रहा है, आप तो देखो। Okay. वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि वी वी फॉरगेट टू मेंशन कि भाई आपको अपने स्किल्स को धार देनी है सबसे पहले, तभी तो आप एग्जाम में जा रहे हो। भाई एक बेस लेवल 12th की नॉलेज तो सबके पास आ गई, Correct. वही फॉर्म भर रहा है कंपटीशन के लिए। तो ये जो डिफरेंसेस है मार्क्स में, वो क्यों है? क्योंकि उसने अपने स्किल्स पे काम किया है। Hmm. वो एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ हार्ड वर्क है यार। समहाउ हम किताब लेके बैठने को आप हार्ड वर्क नहीं कहते हैं। Correct. समहाउ ये गलत तरीका है। उसने मेहनत करी है यार, उसने उस टॉपिक को बार बार पढ़ा है, उसने उस टॉपिक को किताबें ढूंढ ढूंढ के एमसीक्यू सॉल्व करे, उसने कई आदतें ऐसे निकाली हैं जहां उसको विचार आया कि यार ये क्वेश्चन में कुछ कंप्लीटनेस नहीं है, या ये मैंने सॉल्व तो किया था पर ये पार्ट मुझे समझ में नहीं आया। वो दोबारा से किताब उठा के देख रहा है रात में उठ के, यार ये इक्वेशन इसके साथ कैसे रिलेटेड है, अब समहाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इक्वेशन मैग्नेटिज्म से कैसे रिलेटेड है, इसकी अगर आंसर ये आया तो मैग्नेटिज्म कितना जनरेट कर देगा ये। तो वो अपने स्किल्स पे काम कर रहा है। सिर्फ 4 चीजों का एग्जाम होता है, गिन के 4 चीज। एक आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है, आप कहाँ तक उस चीज से लड़ने को तैयार हो, आप कहाँ तक पीछे नहीं हटते। दूसरा, आप अगर ये समझ रहे हो कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई है, नहीं ऐसा नहीं है। कितनी बार आपने उस टॉपिक पे दोबारा से लुक दिया है, कितनी बार आपने ये सिक्योर किया है कि मैं इस चीज को याद रखना है कि ये सवाल पूछा गया है और इसका आंसर ये है, और इस आंसर का ये एक्सेप्शन है। Makes sense. समझ रहे हो आप कि भाई ये आंसर तो है, इसका कुछ एक्सेप्शन भी है क्या? Correct. But the point that I was trying to come across with was कि चलिए तैयारी का पढ़ाई को अगर break down किया जाए तो there are different aspects to it. It's not just about cramming up the syllabus and then going for the exams. But overall,
इट इज स्टिल अ डेस्क जॉब सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, राइट? आप पूरे दिन बैठे हैं, आप भले ही आप एग्जाम के किस तरीके का आप स्किल्स पे काम कर रहे हैं, आप एग्जाम का पैटर्न क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप उसका सिलेबस कवर कर रहे हैं, बट ओवरऑल आप जब इतनी ड्यूरेशन पे बैठे हैं तो देन यू आर गिविंग अप ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। आप बाहर नहीं जा रहे, आप वॉक नहीं कर रहे हैं, आप इफ यू आर इन वो एनीथिंग कैलकुलेट, एल्स। वो डिस्कनेक्शन, हाँ, हमें रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर देता है। करेक्ट। तो उससे कैसे डील करना है इस पे? यार रियलिटी से डिस्कनेक्शन ना एक कैलकुलेटेड सेक्रीफाइस है, एक कैलकुलेटेड रिस्क है जो हम ले रहे हैं इन केस कि हमें पता है कि ये सेक्रीफाइस 1 साल का हमें करना होगा हम्म। इन ऑर्डर टू सक्सीड, बट नॉट नॉट एज अ वेंचर जो आप 5-6 साल किए जा रहे हो। बार बार उसको एक्सटेंड करने की जगह एक क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में यार कि मुझे ये ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। तो ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। आप एक एक हमेशा आप एक फिक्स टारगेट, यार लाइफ आपको क्या देना चाहती है आपको थोड़ी पता है। करेक्ट। यू नो हाउ अ सर्टेन थिंग टेस्ट जब आप उसे खाते हो, खाए बिना थोड़ी पता चलेगा। एब्सोल्युटली, दैट मेक्स। दैट इज व्हाट लाइफ लाइफ इज अबाउट। जब तक आपको आपने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया आप नहीं जानते। और सेकेंडरी इशू है कि इनका प्लान भी कभी होता ही नहीं है, बना ही नहीं होता। हाँ, देर इज नो प्लान। टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट मैं वही बोल रहा हूँ कि व्हेन यू आर डेडिकेटिंग ऑल योर आवर्स, दिन में इवेंचुअली एवरीवन हैज 24 आवर्स। इफ यू आर डेडिकेटिंग 18, 20, 16 व्हाटएवर आवर्स टू वन थिंग एंड ओनली वन थिंग, यू डोंट हैव टाइम टू मेक अ प्लान बी एट ऑल। प्लान बी क्या, इवेंचुअली करियर वाइज आप एकेडमिक वाइज आप किसी चीज को परस्यू करना चाह रहे हैं, बट यू जस्ट डोंट हैव टाइम टू प्लान इट आउट। आप प्लान आउट कब करेंगे उसे? ये सच है। अच्छा, अब बात ये है ना कि जब आपको पहले से ही बताओ, लुक, द टेंडेंसी इज टू हैव लॉट्स ऑफ बुक्स अराउंड द टेबल जहां तुम पढ़ने बैठ रहे हो। तो ये देखा होगा आपने, खास करके किताबें किताबें किताबें, क्लस्टर्ड किताबें। तो जब तक आप उसको सामने बुक्स की तरह देख रहे हो, आप अपने 18 से 20 घंटे दोगे उसको, करेक्ट। जरूरत है वो आपकी। बट द प्रॉब्लम की समहाउ क्वालिटी जो है ना वो तभी आएगी जब आपने उस चीज को समय दिया है। ओके। मुझे अगर किसी भी टॉपिक को पढ़ना है ना तो आई वुड इंश्योर कि मुझे उस टॉपिक को, खासकर कंपटीशन में, आई एम टेलिंग बेसिकली अबाउट कंपटीशन, तो मुझे इंश्योर करना होगा कि लास्ट मिनट में उस टॉपिक को मुझे वापस नहीं पढ़ना है। या फिर मुझे इस तरह तो से, आपके एज यू आर गोइंग थ्रू वो स्ट्रैटेजिक आपको बनाना पड़ेगा कि पहली बार जब आप कर रहे हैं तब आप रिवीजन के की नोट्स बनाए, एंड यू डोंट स्टार्ट द चैप्टर, वो रीइन्वेंट नहीं करना आखिरी दिन व्हील को, बट यू गो थ्रू द की नोट्स दैट यू मेक। तो आप, हाँ, ये बात सच है। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है भाई? आपके सामने पहाड़ है पर आपने उसको कैसे उसमें रास्ता बना रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। आपने कितना ऑर्गेनाइज, पॉइंट नंबर 3 जो है वो यही है, ऑर्गेनाइज कितने ज्यादा हो आप किताब उठाओ और ये देखो सबसे पहले कि कौन से चैप्टर्स में से कितने क्वेश्चंस आए हैं, मेक सेंस। उसकी वेटेज क्या है। आप एक लास्ट बट लीस्ट बॉदर्ड चैप्टर को उठा के आप पूरा पूरा दिन नहीं दे सकते उसको, कंपटीशन आपको इतना टाइम नहीं देता। करेक्ट। एंड somehow the other thing is कि कौन से चैप्टर्स में से कितना एक्सपर्टीज मुझे चाहिए। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी के मैथमेटिकल स्किल्स बहुत अच्छे हैं, है ना, किसी का जो एब्स्ट्रैक्शन है वो बहुत अच्छा है कि मैं समझ लूंगा, ठीक है। किसी के साथ ये कि उसका जो somehow जो रिमेम्बरिंग स्किल्स है, चीजों को याद रखने का जो है, उसका जो समहाउ कैपेसिटी है वो ज्यादा है, तो वो उस हिसाब से उसको ट्यून अप करता है मेक कि सेंस। इतना तो मैं याद रख सकता हूँ, इतना मुझे समझना है। ये वो चीजें हैं जिसमें मेहनत करनी है। तो इस तरह से ग्रेडेड रिस्पॉन्स है, आप चीजें सीखते हो, समझते हो, उस पर काम करते हो, एंड लास्ट ऑफ इट इज कि मुझे किस लेवल पे मुझे काम करना है। तो एक आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। हाँ हाँ। Generally, let's see, सबकी लाइफ चैलेंजिंग है, हम्म, राइट? एवरीवन इज फेसिंग देयर ओन सबके challenges अपने challenges हैं। हाँ in their own हाँ, sphere. सही बात। So there are at any point of time 100 things causing stress or anxiety
और हम्म, different kinds of making you anxious, कुछ भी हो सकता है. So at what point, what do you think is a clear indicator of someone's inability to handle those indicators, stress or anxiety or any sort of mental disorder by themselves? ऐसे क्या की इंडिकेटर्स होंगे जो ये इंडिकेट करते हैं कि आप थ्रू ऑल द सेल्फ हेल्प टेक्निक्स आप वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं? नाउ इज द टाइम दैट यू मस्ट अप्रोच मेडिकल अटेंशन या मेडिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि इट इज इम्पोर्टेंट टू ऑब्जर्व अर्ली साइंस. हम्म, हम्म। जब आपको ब्रेक थ्रू डिसरप्शंस होने लग गए हैं और वो ब्रेक थ्रू डिसरप्शंस आपका पूरा का पूरा रूटीन खराब कर देते हैं, दैट मीन्स कि आपको हेल्प की जरूरत है. अब फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि भाई उसका एंजाइटी इतना ज्यादा था कि वो बेहोशी हो गया, और दिस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इज हैपनिंग ऑन एन एवरीडे बेसिस, कि वो वहां जाता है, काम करता है, टेंशन में आ जाता है, फिर बेहोश हो जाता है. ओके. और बेहोश होता है तो 1-2 घंटे तक उसको होश नहीं आ रहा, वो परेशान है, उठता है फिर टेंशन में आ जाता है. तो ये इट्स अ कंप्लीट मार्कर इन इटसेल्फ कि जाके हेल्प लो, सॉर्ट इट आउट. या तुम्हारा कोपिंग मैकेनिज्म अभी ठीक नहीं है. हाँ, अक्सर मैं लोगों से कहता हूँ कि अपना कोप करने का तरीका बदलो, और सबसे अच्छा ह्यूमर कहलाता है. क्यों? क्योंकि ह्यूमर तुम्हें उस एनर्जी को चैनलाइज करने का तरीका देता है. करेक्ट. तो कई लोग ऐसे है ना कि हर चीज मजाक में उड़ा देता है. नहीं, वो मजाक में उड़ा रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसकी डे टू डे रूटीन खराब हो. मेक सेंस. हाँ. तो ये एक अच्छा तरीका माना जाता है. सब्लिमेशन बहुत अच्छा तरीका माना जाता है. सब्लिमेशन में क्या है कि वो अपनी नेगेटिव एनर्जीज को चैनलाइज कर रहा है. अब वो ऐसे कि समहाउ उसके एग्जाम में भले ही नंबर अच्छे नहीं आए, पर वो स्पोर्ट्स में इतना अच्छा है कि ही हैज अ कैरियर ऑलरेडी. तो उसको जितना भी नेगेटिविटी इस जहां से मिल रहा है वो उसको चैनलाइज करता है इधर स्पोर्ट्स में. तो ही सच अ पर्सन इज नॉट नेगेटिव. उसको पता है कि उसको करना क्या है. यू सी, उसके पास एक आंसर है कि भले इसमें नहीं, पर हाँ, आई एम डूइंग समथिंग अबाउट माई सेल्फ और फॉर माई सेल्फ फॉर दैट मैटर, कि मैं अपने लिए इनफ कर रहा हूँ. मुझे पता है कि मुझे किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है. तो ये कोपिंग के ऊपर डिपेंड करता है. कई लोग कोप कर जाते हैं, कई लोग बहुत आसानी से कर जाते हैं. कई लोगों के लिए डिफिकल्टीज होती है क्योंकि उन्हें रास्ता दिखता ही नहीं है. दे आर लाइक कि भाई क्या क्या किया जाए. द प्रॉब्लम इज सो ग्रेव कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं. और यहाँ पे है कि भाई पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, यहाँ पे ये है कि साहब बेहोश हो रहे हैं बार बार, यहाँ ऐसे है कि सीजर लाइक एपिसोड हो गया, यहाँ पे ये सब होता है. करेक्ट. think that was a very apt answer to the situation कि आपको एक you need to adapt a better coping mechanism, और उसका भी you need to identify what's best suited for every individual. तो I'm sorry for all the viewers, मुझे जाना पड़ेगा, it's coming to हाँ, an मैं end. भी But I would like अब to say one last thing on a serious note, especially coming from India जहाँ even as much as road rage भी एक clear indicator है कि लोगों में built in frustration है and stress है, anxiety है. तो it's at all levels, and it is a serious thing that we must take note of our mental health, of our mental sanity, of maintaining a good mental state. ये हम सबकी पर्सनल जिम्मेदारी है. जितना जल्दी हम अर्ली साइंस ऑब्जर्व करके अगर हमें कोई हेल्प चाहिए हम हेल्प लें. अगर मेडिकल हेल्प की नौबत नहीं आई है, होपफुली सब अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हो. अगर यार, आई भी है तो इट्स नॉट अ मेरे हिसाब में बात सही कह रहा है, बट थेरेपिस्ट को मिलने जाना खराब नहीं है कहीं से भी. मतलब थेरेपिस्ट से तो मिलना सही चाहिए. में क्या है. अब ये नोशन, जितना हाँ, ये नोशन अब टूट रहा है. अब ये नोशन टूटने लग गया है कि आप थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो तो ये कोई प्रॉब्लमेटिक चीज हाँ, नहीं है. मतलब if you are हाँ. unable to handle it at any level, you must at the earliest approach a therapist. आप उसको इससे पहले कि before बड़ा it इशू बन becomes a जाए. habit, before it becomes a rage in your body, before it becomes a negative trait of yours, आप it's a very healthy habit. आप बहुत बेसिक अपनी डेली लाइफ शेयर करने, आप अपने डाउट्स तक शेयर करने एक काउंसलर, एक थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, and they will only set आराम you से. up for a better future. और नहीं, थेरेपिस्ट आपको जज भी नहीं करता. थेरेपिस्ट आपके अनोनिमिटी को भी समहाउ इंश्योर करता है कि आपको 100% प्रिवेसी में आप बात करो. तो इससे अच्छा आप एक तरह से वेंटिलेट कर रहे हो, आप उस चीज को दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहे हो. तो ये तो अच्छी चीज है.
बिल्कुल। तो दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से कि अपनी अपनी मेंटल स्टेट का बिल्कुल ध्यान रखें। इसमें कोई टैबू नहीं है। जाइए डॉक्टर से मिलिए, बात कीजिए, अगर ज़रूरत है। नहीं है तो बिल्कुल योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, जो भी आपको हेल्दी रखे आप वो कीजिए, बट अपनी मेंटल स्टेट का ध्यान रखिए। थैंक यू। वेलकम, बहुत बढ़िया। ठीक है। मैं भी आप लोगों से आज्ञा चाहूंगा। अब मुझे वापस काम पे लगना है। आज का सेशन और ऐसे और सेशंस मैं करता रहूंगा, प्रोवाइडेड और लोग भी मुझे धीरे धीरे ज्वाइन करेंगे, और जो समहाउ सिग्निफिकेंटली अच्छे क्वेश्चंस मेंटल हेल्थ के बारे में पुटअप करना चाहते हैं, वो काफी ज्यादा वेलकम है। मैं डेफिनेटली आपको साथ में इंटरेक्शन के लिए ऐड करूंगा। तो होपफुली धीरे धीरे हमारी इस फैमिली को हम धीरे धीरे और बढ़ाएंगे, और लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें।